हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुपल्स। मैं हूं एसवी सर और मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 9th का मैथमेटिक्स। इवन क्लास 9th का मैथमेटिक्स नहीं, क्लास 9th का हम लोग मैथ भी देखेंगे, है ना, मैथ्स भी देखेंगे, फिर साइंस भी देखेंगे एकदम इंटरैक्टिव वे में, फिर एसएसटी भी देखेंगे। तो मैथ, साइंस और एसएसटी का आपका जितना भी प्रॉब्लम होगा वो सब मेरे ऊपर, हम उसको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, बस आप ध्यान से पढ़िए और ध्यान से समझिए, आपके लिए ये बेस्ट से भी बेस्ट हो सकता है। ठीक है ना। नोट्स आपको चाहिए होगा तो आप ज़रूर हमको बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, हम आपको दे देंगे। अच्छा, एक और चीज़, एक और इन्फॉर्मेशन, हम तो क्लास 9th का ले रहे हैं। ठीक है, क्लास 9th का जो भी क्लासेस है, वो चाहे वो मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, एसएसटी, वो तो हम लेंगे ही लेंगे। आज से स्टार्ट हो गया। दूसरा है क्लास 10th। तो क्लास 10th में अभी जो चल रहा है मैथमेटिक्स का क्लास चल रहा है, जो कि ले रहे हैं आपको ऋतुराज सर, है ना। ऋतुराज सर आपका क्लास ले रहे हैं, तो आप उसको भी कंटिन्यू कीजिए। अगर आप क्लास 10 से रिलेटेड हैं तो आप उसको भी देखिए। क्लास 9th का हम एसवी सर आपके लिए यहाँ पर आ चुके फाइनली। ओके, चलिए, तो अगर एनसीईआरटी का न्यू सिलेबस के बेसिस पर अगर देखा जाए तो सबसे पहला जो चैप्टर है, सबसे पहला चैप्टर मैथमेटिक्स में जो आपको देखने को मिलेगा, दैट इज कॉल्ड द पार्ट 1 ऑफ क्लास 9th मैथमेटिक्स, जो कि पार्ट 1 नाम से आया हुआ है बुक, है ना। वो क्या है? वो है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वो हम लोग थोड़ा बहुत तो पढ़े हैं, है ना, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़े, थोड़ा बहुत तो जानते ही हैं, बट यहाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को क्लास 10 से उठाकर क्लास 9th में डाल दिया गया है। ठीक है, ताकि आप जब क्लास 10th में जाकर पढ़ो ना, तो आपके लिए क्या हो जाए ना, वो थोड़ा इजी हो जाए, थोड़ा सा मतलब होता है ना, एक यूज टू टाइप का लगे, तो वो अच्छा हो जाएगा। क्लास 10th में आपको ज़्यादा नहीं सोचना पड़ेगा। वहाँ जब नया नया चैप्टर्स आएगा, आप उसमें ज़्यादा दिमाग लगाना, तो ये सब चीज़ जो है ना, वो आपका ऑलरेडी पहले से पढ़ा हुआ रहेगा। ठीक है, तो हम क्लास 9th में जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, उसका जो क्लास जो ले रहे हैं, वो ऐसा नहीं है कि ऊपर 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 ले लेंगे, हर एक चीज़ को समझेंगे। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं, उनके लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री न्यू होगा, एकदम नया चैप्टर होगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या। तो हम लोग एकदम बेसिक से चलेंगे, बेसिक टू एडवांस, जो आपको क्लास 10th में भी प्रॉब्लम नहीं आने देगा। क्लास 10th में सिर्फ एक हम लोग नया चीज़ सीखेंगे, दैट इज द सेक्शन फार्मूला। यहाँ पर हम लोग डिस्टेंस फार्मूला तक एक एक चीज़ को पढ़ेंगे, कैसे कोऑर्डिनेट आया, वो सब थोड़ा बहुत, मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग को हिस्ट्री पढ़ना है, नहीं, हम लोग को पीएचडी नहीं करना, थोड़ा थोड़ा जान जाएंगे कि अच्छा भाई कोऑर्डिनेट ऐसे आया था, अच्छा ऐसे हो सकता है, अच्छा ऐसे यूज़ हुआ था, ये सब चीज़ हम लोग करते चले जाएंगे। नोट्स ऑलरेडी बना हुआ है, आपको नोट्स चाहिए होगा, आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइएगा, सर मेरे को नोट्स चाहिए। आपको वो नोट्स अवेलेबल कराने का जिम्मेवारी मेरा। बस आप कमेंट में कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि हम पता चल पाए हमको कि आपको नोट्स चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, द फाउंडेशंस ऑफ द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फाउंडेशंस देखेंगे, समझेंगे कि क्या क्या है, थोड़ा सा पास्ट में भी जाएंगे, और उसके बाद तो फिर हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये जो वीडियो होने वाला है, ये आपका पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का थ्योरी पेपर हो गया, मतलब कॉन्सेप्ट वीडियो, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हम इस वीडियो में आपको कवर कर देंगे। ये कॉन्सेप्ट वीडियो देखने के बाद अगर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कॉन्सेप्ट में कोई भी प्रॉब्लम हुआ ना, तो आप जो भी बोलिए, है ना, मेरे हिसाब से हम अपना 110% दे रहे हैं आपको, ताकि आपका कोई भी तरह का कॉन्सेप्ट खत्म ना हो, कोई भी तरह का कॉन्सेप्ट ऐसा ना हो कि आपको समझ में ही नहीं आया। ये नहीं, हर एक चीज़ आपको हम आपके स्कूल के क्लास में जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं ना, उससे आपको हम आगे रखेंगे, ये मेरी गारंटी है। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आखिर ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या, कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है ये सिस्टम, है ना। थोड़ा बहुत लिखा हुआ है ना। स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क है लाइक ग्रिड लाइंस ऑन अ मैप ऑन ग्राफ पेपर। कोऑर्डिनेट करने का मतलब क्या हो गया, जैसे ग्रिड लाइन होता है, ये ग्रिड लाइन है ना, ऐसा करके ग्रिड लाइन बना हुआ है ना। तो इसका जो कटिंग पॉइंट होता है ना, ये और ये, है ना, ये और ये जो बनता है ना, दैट इज द पॉइंट दैट वी स्टडी, है ना। कोऑर्डिनेट सिस्टम यहीं से आया था कि इस चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ऐसा है, एग्जैक्ट लोकेशन जानना है ना। एनएस टू यूज नंबर टू डिस्क्राइब द एग्जैक्ट फिजिकल लोकेशंस ऑफ पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। एग्जैक्ट लोकेशंस को जानने के लिए कि भाई हाँ चलो, ये इधर से आ रहा है, क्रॉस कर रहा है, यहाँ पर आ रहा है, तो ये इसका लोकेशन हो गया। ठीक है, ये चीज़ समझेंगे, बट इतना ही नहीं है, ये तो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये तो स्टार्टिंग पॉइंट है कि हाँ भाई चलो ऐसे करके दिमाग में आया होगा कि भाई ये तो जानना पड़ेगा। और वो बोलता है ना कि एक बार कदम बढ़ता है तो आगे आगे उसको इम्प्रूव करते करते लोग अच्छा जगह पर पहुंच ही जाता है, तो हम लोग भी वैसे ही पहुंच जाएंगे वहाँ पर। क्लियर है? चलिए, ये तो समझ में आया कि क्यों जरूरी था, क्या था कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा।
दूसरा में आते हैं, क्या है सबसे पहला माइलस्टोन क्या आया कोऑर्डिनेट सिस्टम में? सबसे पहला चीज़ कि एक मतलब सिविलाइजेशन था, सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, सरस्वती सिविलाइजेशन जो भी है, थोड़ा बहुत जान लेते हैं हम लोग। उसमें क्या बताया गया था ना, उसमें कोऑर्डिनेट्स को क्या बताया गया था? फर्स्ट मैसिव अर्बन यूज ऑफ ग्रिड्स, सबसे पहले ग्रिड्स का यूज हुआ था वहाँ पर। ओके, सबसे पहले यूज किया गया था। स्ट्रीट कंस्ट्रक्टेड विद स्ट्राइकिंग प्रिसीजन इन नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शंस, मतलब वहाँ एक प्रिसीजन के बेस पर स्ट्रीट का स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड किया गया था जो कि 10 मीटर्स अपार्ट पर था, एग्जैक्टली 10 मीटर अपार्ट्स पर, यानी कि ऐसे ऐसे बनाया गया था 10-10 मीटर का अपार्ट्स पर, 10 मीटर का डिस्टेंस रखा गया, 10 मीटर इधर भी, 10 मीटर इधर भी, ऐसे करके रखा गया। तो वहीं से ये ग्रिड सिस्टम आया, ठीक है ना। मर्चेंट नेविगेशन बाय सिटी सेटर काउंटिंग, ये सब चीज़ें। तो ये तो था पहला एकदम सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशंस में। फिर आगे बढ़ते हैं तो आते हैं 800 CE, दैट इज बौद्धयन। बौद्धयन थे, यूज्ड ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ लाइन फॉर डीप ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शंस, है ना। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये बनाए कि चलो भाई यहाँ से इधर, इधर से इधर, ऐसा कुछ डायरेक्शंस कंस्ट्रक्ट किए। डेवलप द बौद्धयन पाइथागोरस थ्योरम, फिर पाइथागोरन थ्योरम भी आया, है ना। लेड द एब्सोल्यूट फाउंडेशंस ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फाउंडेशन बना, है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको पाइथागोरस थ्योरम को ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर आपको नहीं पता है तो आपको हम पाइथागोरस थ्योरम का छोटा सा झलक दे देते हैं। पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है भाई? ऐसे राइट ट्रायंगल होता है, ठीक है। ये होता है हमारा परपेंडिकुलर, ये होता है हमारा बेस, और ये होता है हमारा हाइपोटेनस। अगर हमको हाइपोटेनस निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं? हाइपोटेनस इज इक्वल टू हो जाता है पी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। अगर पी निकालना होता है तो ये हो जाता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और अगर बी निकालना होता है तो हो जाता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही है पाइथागोरन थ्योरम एक तरीके का। है तो बहुत सारा कुछ, बट उसके पीछे का कॉन्सेप्ट जो है ना, ये चीज़ है। क्लियर हो गया? तो ये यही फाउंडेशन बना था इस कोऑर्डिनेट सिस्टम का, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम का, ठीक है ना। बौद्धयन के थ्रू लाया गया था 800 CE में। फिर आता है अर्ली सिद्धांत 4th BCE में, 4th BCE में आते हैं, मतलब उस समय का कुछ आया था। उज्जैनी बिकम्स द सेंट्रल लॉन्गिट्यूड मेरिडियंस फॉर मेजरिंग ऑल लोकेशंस, है ना। उज्जैनी यानी कि उस समय कोई होगा, कोई सोसाइटी होगा, वो सबसे पहले ये लॉन्गिट्यूड मेरिडियंस को यूज़ किए थे पूरा ऑल लोकेशंस को जानने के लिए, है ना। फिर टॉलमी, फिर हिपैरकस 150 BCE में, 150 BCE में टॉलमी मैप्ड लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स थाउजेंड्स ऑफ लोकेशंस इंक्लूडिंग उज्जैनी, ठीक है ना। ऑरिजिन्स वगैरह ये सब चीज़ देखना, फिर लोकेशंस मेजर करना, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, ये सब टॉलमी वगैरह उस समय किए थे। फिर आते हैं हमारे आर्यभट्टा 499 BC में। रिप्लेस ग्रीक कॉर्ड्स विथ साइंस, है ना। जो ग्रीक कॉर्ड्स था उसको साइंस से। फिर मैपिंग बाय स्काई यूजिंग सेलेस्टियल कोऑर्डिनेट्स मेजरिंग डिस्टेंस फ्रॉम द इक्लिप्टिक द सन्स पाथ, ये सब। तो आर्यभट्टा जब आए तो और भी थोड़ा सा, मतलब एक होता है ना, धीरे धीरे लोग बढ़ते गए, धीरे धीरे चीज़ लोग समझाते गए, फिर बताते गए कि हाँ भाई ये इंप्रूवमेंट हुआ, ये ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, थोड़ा और आगे बढ़ना चाहिए, इसको ऐसे करके देखना चाहिए, ऐसे करके। तो बस वैसे ही हम लोग चलते आ रहे हैं, है ना। अब मिसिंग लिंक था जीरोज और निगेटिव का, वो पूरा किया गया ब्रह्मगुप्ता के थ्रू। तो ब्रह्मगुप्ता 628 BCE में फॉर्मलाइज जीरो एंड निगेटिव नंबर्स एज अलजेब्रिक एंटिटीज, है ना। उन्हीं के थ्रू ये बताया गया था कि ये जो ग्रिड जो बना है उसके बीच में है यही वाला हम लोग, है ना, जीरोज और फिर पॉजिटिव और नेगेटिव कंसिडर करेंगे। इनसाइड कह दिए, विदाउट ब्रह्मगुप्ता द 4 क्वाड्रेंट कार्टेशियन प्लेन इज इम्पॉसिबल, यानी कि विदाउट ब्रह्मगुप्ता ये जो 4 क्वाड्रेंट है, इसको हम लोग क्वाड्रेंट बोलते हैं। जैसे एक लाइन बना, एक ऐसे लाइन बना, दैट इज एक्स एक्सिस, दैट इज वाई एक्सिस। तो यहाँ से क्वाड्रेंट हम लोग काउंट करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, डिस्कस करेंगे आगे, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये क्वाड्रेंट इनके बिना पॉसिबल नहीं होता, है ना, इम्पॉसिबल था। मॉडर्न ऑरिजिन्स रिक्वायर्स जीरोज एंड मॉडर्न एक्सेस रिक्वायर्स वैल्यू लेस देन जीरो, यानी कि मॉडर्न वैल्यूज़ हम लोग को जीरो चाहिए ही होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो हम लोग को जैसे मान लीजिए 1 है तो 1 से पहले जीरो, उसके बाद फिर कोई वैल्यूज़ होगा तो उसके बाद वाला वैल्यू को निगेटिव बोला गया, निगेटिव दिया गया, है ना, वो चीज़ है। तो ये ब्रह्मगुप्ता जीरो हो गया, मिसिंग लिंक जीरोज और निगेटिव्स भी मिल गया, ठीक है ना। फिर अरबिक ब्रिज हुआ, यानी कि अरबिक से भी थोड़ा सा कनेक्टेड हुआ, है ना, जीरो लॉन्गिट्यूड वाला हिसाब हो गया। फिर अल-बरूनी 1000 CE में स्टडीड सिद्धांत आज परफेक्टेड बाय हैंडहोल्ड एस्ट्रोलेबल और सेलर्स, ये सब चीज़ भी यूज़ कर रहे थे सेलर्स वगैरह लोग। फिर उमार खय्यम 1100 BC, ये सब आपके बुक में है इसलिए हम डिस्कस कर दे रहे हैं, है ना। ये फर्स्ट टू सॉल्व अलजेब्रिक प्रॉब्लम्स बाय 2D प्लेन ज्योमेट्री, ये पहले थे
1100 सीई में 1100 सीई में जो पहले इंसान थे जो कि अलजेब्रिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व किए थे 2D प्लेन ज्योमेट्रीज के थ्रू। तो इस सब पे जानना पड़ेगा ना कि आखिर ये कहाँ से आया, कैसे आया। अगर आपसे पूछेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहाँ से आया, कौन दे दिया, होता है ना, बोलता है कौन दे दिया, कौन बना दिया है, भगवान जाने। नहीं, भगवान नहीं जानेगा। ये देखो ना, आप शुरुआत से पढ़ो, आपके पास बुक है ना, आपके पास टेक्स्ट बुक है, उसमें थोड़ा सा जान लो, उसमें थोड़ा सा दिमाग में रखो, ताकि आपसे जब भी कोई सवाल करे, चाहे आपके पास आसपास में कोई भी सवाल करे कहाँ से आ गया, तो आप उसको बता पाओगे भाई ऐसे ऐसे आया था, ऐसे ऐसे आया था, तुमको क्या पता है। ये चीज़ होना चाहिए, है ना। द फाइनल लीप यूरोप में आया, फिर यूरोप में फॉर्मेट 1636 सीई और 1637 सीई में रेन डेस्करेट्स नाम के ये लोग थे, जो भी थे, जो 2D प्लेन को डिफाइन किए और बोलें कि अगर दैट एनी पॉइंट इन 2D प्लेन, कोई भी 2D प्लेन होगा, उसमें कोई भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए हमको सिर्फ 2 नंबर्स का ज़रूरत पड़ता है, जो कि डिस्टेंस फ्रॉम 2 परपेंडिकुलर एक्सेस से होगा। यहाँ अगर पढ़ना है तो इधर वाला एक्सेस से और इधर वाला एक्सेस से उस लोकेशन को पकड़ सकते हैं। यहाँ पकड़ना है तो इसका परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर, उस जगह को नोटेट किया जा सकता है। तो ये सब चीज़ था थोड़ा सा आपको बताने का, समझाने का कि कहाँ से आया, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा हम मैपिंग कर दिए, यहाँ पर चार्ट बना दिए, ताकि ये आप ना क्या करो ना, आप इसको रखो, आप इसको ना कॉपी में अगर बना सकते हो तो बनाओ, ठीक है ना। आपको जानना चाहिए, आपको ये देखना चाहिए कि कैसे 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 आया। वो हर एक चीज़ के बारे में हो सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ कोऑर्डिनेट्स के बारे में होगा, और भी चैप्टर्स में हम लोग पढ़ेंगे। बुक्स में क्यों दिया गया, आपको पढ़ने के लिए, आपको जानकारी लेने के लिए तो दिया गया ना, है ना। आप अगर अच्छे से जानकारी रखोगे ना, तो आपके पास 10 12 15 लोग बैठा हुआ रहेगा ना, उसमें कुछ को आल जाल कुछ बोल रहा होगा ना, तो आपको पता चलेगा, है ना, कि नहीं भाई ये देखो गलत बोल रहा है, ऐसे ऐसे आया था, ऐसे कोई बोलेगा कौन बना दिया इतना कठिन चीज़, कठिन थोड़े ही है, उसको बताओ कि देखो ये ऐसे आया था, तब उसको लगेगा भाई गजब है, इसके पास तो बहुत सारा नॉलेज है। तो आप पढ़े हो, आप बुक्स पढ़ रहे हो, आप टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हो, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ तो आपको पूरा का पूरा यहाँ पर दे दिया गया। अब बात करते हैं रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस, ठीक है ना। रियल वर्ल्ड में हम लोग देखते हैं कि आखिर हम लोग का कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे काम करता है। कोऑर्डिनेट सिस्टम, अब देखो घर, यहाँ पर आपके टेक्स्ट बुक में ना एक ऐसा कुछ फ़ोटो दिया हुआ होगा, वो फ़ोटो हम यहाँ पर लगाए हुए हैं, यहाँ पर दिया हुआ है ना। तो यहाँ पर देख लो कहीं लोकेशन है, यहाँ पर वार्डरोब है, यहाँ बेड है ना, यहाँ बाथरूम है, बाथरूम का ये है, फिर यहाँ पर जो भी है, यहाँ पर वॉश बेसिन हो गया, यहाँ पर टेबल है, ये सब चीज़ है। तो ये सब का कुछ ना कुछ लोकेशंस तो होता है ना, हर एक चीज़ का लोकेशन तो होता ही है। रेड पिंस मार्क द एग्जैक्ट कॉर्नर्स, ये सब कॉर्नर्स है, यहाँ पर ये सब सारा चीज़ है ना। तो ये सब कॉर्नर्स है। अगर हम इसको एक एक्सिस में बना दें तो हम लोग को लोकेशंस देना आसान हो जाता है कि हाँ भाई, अगर कोई पूछ देगा बताओ भाई इसका लोकेशन, तो इधर से हम लोग इधर ड्रॉ करेंगे, इधर से हम लोग इधर ड्रॉ करेंगे, बताएंगे ये लोकेशंस पर है ना, ये चीज़ है। तो यहाँ पर ये चीज़ समझाया गया। किसी का एक एग्जाम्पल लिया गया, रेयान था, वो बुक्स में आपको मिलेगा। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 फुट, ये स्केल हो गया। स्केल कहने का मतलब ऐसा हो गया कि आपको ज़रूरी नहीं है 1 सेंटीमीटर 1 फुट ही ले सकते हो। अगर आपके पास बड़ा डेटा है तो आपके पास अगर बड़ा डेटा है तो आप क्या ले सकते हो भाई, तो 1 बॉक्स में ले सकते हो आप 10 सेंटीमीटर, है ना। 1 बॉक्स में आप ले सकते हो 100 सेंटीमीटर। तो डिपेंड अपॉन कि योर डेटा, आपका कितना, आपका डेटा जो है ना, कितना बड़ा है कितना छोटा है। अगर छोटा छोटा डेटा है ऑब्वियसली आराम से हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको ज़्यादा सोचने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जैसे देखो यहाँ पर वाई कैन द पोजिशन ऑफ विंडोज बी मार्क्ड ऑन दिस मैप। जैसे यहाँ पर एक है और एक यहाँ पर है, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पर 2D फ्लोर प्लान है, यहाँ पर XY एक्सिस पर दिखाया गया, यहाँ पर 3D फिजिकल स्पेस है, यहाँ पर XY और Z दिखाया गया। यहाँ X होता है, यहाँ Y होता है, और ये एक Z हो जाता है। ये वाला X एक्सिस हो गया, ये Y हो गया, ये Z है। ये 3 डायमेंशनल होता है। और ये वाला हो गया हमारा 2 डायमेंशनल 2D फ्लोर टाइप, है ना, जिसको हम लोग ज़्यादा इधर उधर से नहीं सकते, ऊपर से देखते हैं, और कोऑर्डिनेट्स के बेसिस पर ही हम लोग देख सकते हैं, इधर से जो भी है। बट इसको हम लोग 3 डायमेंशनली देख सकते हैं। जैसे 3D डिज़ाइन होता है ना, 3D डिज़ाइन हो गया, 3D हाउस डिज़ाइन हो गया, ये सब चीज़ होता है उसी तरीके से, है ना। इनसाइड क्या है, अ फ्लोर मैप ओनली हैज़ लेंथ एंड विड्थ। इसमें क्या मिलेगा आपको, सिर्फ लेंथ मिलेगा और विड्थ मिलेगा। एक्स एंड वाई एक्सिस, विंडोज आर एलिवेटेड ऑन द वॉल्स, दे रिक्वायर हाइट एंड जेड एक्सिस टू बी प्लॉटेड एक्यूरेटली। अगर हमको विंडोज़ का भी हाइट बताना पड़ेगा तो हमको उसको दिखाना पड़ेगा 3D शेप में, कि हाँ भाई ये चलो लेंथ था, ये ब्रेथ था, तो अगर यहाँ से यहाँ तक विंडो है तो हमको उसका लेंथ दिखाना है, तो ये हमको 3D शेप में ही दिखा पाएंगे, हाइट नीडेड, ठीक है, ध्यान में रखना होगा।
1D स्पेस में नंबर लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, ये बीच में हो गया, इधर हो गया, इधर हो गया, ये सब तो आपको पता ही है, आप जानते ही। और 2D स्पेस में अगर देखते हैं तो ये 2 एक्सिस आ जाता है, द कार्टेशियन सिस्टम जिसको बोलते हैं। यूज 2 लाइन्स एट राइट एंगल्स टू मार्क पॉइंट इन 2 डायमेंशनल स्पेस। एक्स एक्सिस हो गया, दैट इज द हॉरिजॉन्टल लाइन, है ना, एक्स एक्सिस हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये जो परपेंडिकुलर लाइन होता है यानी कि वर्टिकल लाइन होता है दैट इज वाई एक्सिस, है ना। ओरिजिन हो गया 0 वाला, ये पूरा का पूरा ओरिजिन। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस कोऑर्डिनेट 0 0, डिस्टेंस आर मार्क्ड ऑफ इन इक्वल यूनिट्स। और ये जो डिस्टेंस मार्क किया जाता है ना वो इक्वल किया जाता है। बहुत सारे लोग जब बनाते हैं ना तो उनको हम देखें ऐसे ऐसे बना देंगे, एक सेकेंड, हाँ ऐसे और ऐसे बना देंगे, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डालेंगे 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, ऐसे ऐसे करके बनाएंगे, तो अनइक्वल डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा गंदा लगता है देखने में, बेकार लगता है, और वो सही और तरीका भी सही नहीं, वो सरासर गलत भी हो जाएगा, तो आपको वो ध्यान में रखना चाहिए। इक्वल डिस्टेंस पर डालो, ऑरिजिन डालो, नाम डालो, ये सब कुछ हो सकता है। एक्स है, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश डाल दो, ये वाई है तो ये वाई डैश डाल दो, अगर नाम देना है तो ये चीज़ डाल सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया। तो एक्सिस हम लोग को ऐसे बनाना है, हम लोग को वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरीके से ड्रॉ करना होता है ना। कोऑर्डिनेट एक्सिस हेल्प लोकेट इन एनी पॉइंट इन 2D स्पेस यूजिंग द पॉइंट कोऑर्डिनेट्स। अब अगर मान लीजिए हमको कोई भी पॉइंट को लोकेट करना है, सपोज कर लीजिए हमको इस पॉइंट को लोकेट करना है, ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट को लोकेट करना है कि बताइए भाई ये पॉइंट का वैल्यू क्या है। तो पॉइंट का वैल्यू बताना है, दैट मीन्स कि हमको उसका कोऑर्डिनेट बनाना है ना। पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, और कोऑर्डिनेट्स जब भी लिखा जाता है ना वो 2 नंबर्स में लिखा जाता है, जैसे कि हम लोग बात किए, वो होगा एक्स एक्सिस और फिर वाई एक्सिस का वैल्यू, ऐसे ही लिखा जाएगा। पहले एक्स का वैल्यू लिखते हैं, उसके बाद वाई का वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। तो अगर हमको इसको बताना है तो हम लोग क्या करेंगे, वही परपेंडिकुलर इधर से ऐसे ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, और फिर इधर से ऐसे ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। तो कहाँ पर आ रहा है, मान लेते हैं 5.5 है, तो y हमारा कितना है भाई, एक्स एक्सिस पर कितना है, एक्स एक्सिस पर देखिए इधर एक्स एक्सिस पर 5.5 है, और y एक्सिस पर कितना है भाई, तो 4 है। तो ये मेरा कोऑर्डिनेट हो गया, यानी कि इस पॉइंट का लोकेशन हो गया वो चीज़, है ना। ऐसा ही करना है। तो हम लोग को परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करना है और देखना है कि x का वैल्यू पहले लिखना है और y का वैल्यू बाद में लिखना है, और देखना है कि क्या लोकेशन आ रहा है, ठीक है। ये वाला पॉजिटिव हो गया, इधर निगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर निगेटिव, ठीक है। चलिए, प्लॉटिंग द पॉइंट्स, पॉइंट को प्लॉट करना है तो कैसे करेंगे, है ना। तो हम आपको बता ही दिए कि कैसे क्या करना है ना। कि अगर मान लीजिए मेरे पास वैल्यू दिया हुआ है 4 और 5 प्लॉट करना है, तो 4 और 5 प्लॉट करना है, तो ये x है और ये y एक्सिस है, यहाँ पर ओरिजिन होता है। अब x एक्सिस पर 4 है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है हमको पहले, है ना, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके और उसके बाद प्लॉटिंग कर देना है, जैसे ऐसे करना है। कहाँ पर आएगा भाई, तो 4 और 5 है, तो x का वैल्यू 4 यहाँ पर है और y का वैल्यू 5 यहाँ पर है, तो यहाँ पर आ सकता है ना। ये चीज़ हो गया, ये इधर हो गया और ये वाला इधर हो गया, तो इसका लोकेशन हम लोग को मिल गया, ये चीज़ है। तो ऐसे ही लोकेट किया जाता है, ठीक है, ये भी हो गया। चलिए, एक्स एक्सिस रूल आप ध्यान में रखना है आपको एक चीज़, कि अगर एक्स एक्सिस पर कोई कोऑर्डिनेट है तो एक्स का वैल्यू तो होगा, वाई का वैल्यू नहीं होगा, और अगर कोई वैल्यू वाई एक्सिस पर है तो वहाँ एक्स का वैल्यू नहीं होगा और वाई का वैल्यू होगा, है ना। क्योंकि अगर एक्स एक्सिस पर है तो एक्स का कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगा ही आएगा, लेकिन वो वाई पर पहुंचा ही नहीं है, तो वाई का वैल्यू तो 0 हो गया ना, वो तो खत्म हो गया। फिर उसी तरीके जैसे इसमें देखिए, अगर हमको एक्स का वैल्यू बताना है, सपोज कीजिए यहाँ पर हम इसको मिटाते हैं, है ना, यहाँ पर हमको ये वैल्यू है, जैसे मान लेते हैं b = 4.5 और 0 है, तो ये x पर है इसलिए तो हम फर्स्ट में 4.5 लिखे हैं x का वैल्यू, है ना, ये चीज़ है। अगर y पर होता तो y का वैल्यू लिखते, 0 का वैल्यू 0 होता। अब ये y से तो इसका कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो जब y से कनेक्शन नहीं है तो फिर y का वैल्यू तो मेरा 0 ही जाना चाहिए हर हाल में, और x का वैल्यू से कनेक्शन है तो x का वैल्यू 4.5 आ गया, दैट्स वाई कोऑर्डिनेट लिखा है 4.5 और 0, ठीक। चलो, उसी तरीके से ये x एक्सिस का है और ये y एक्सिस का, यहाँ पर इफ x इज पॉजिटिव p लाइज राइट ऑफ जीरोस, और इफ x इज नेगेटिव p लाइज लेफ्ट ऑफ जीरोस, और इफ y इज पॉजिटिव p लाइज अबव जीरो एंड y इज नेगेटिव p लाइज बिलो जीरो। ये चीज़ है, तो ये तो आप लोग को आइडिया हो ही गया होगा अभी इतना जो हम लोग पढ़े हैं, है ना। कोऑर्डिनेट्स का बड़ा अच्छा खासा यूज़ हो जाता है लोकेशन जानने के लिए, बहुत ही खतरनाक चीज़ है, बहुत ही अच्छा चीज़ है, मतलब एकदम गजब का चीज़ है। जीपीएस वीपीएस से लोकेशंस ऐसे ही फाइंड किया जाता है, कोऑर्डिनेट्स हो गया, एग्जैक्ट लोकेशंस हो गया, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड्स, ये सब इसी से हो रहा है ना, ज्योमेट्रिक शेप हो गया, सब कुछ, तो मैजिक ऑफ कोऑर्डिनेट्स तो है, ठीक है। चलिए, अब आते हैं हम लोग, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं इसको भाई,
हाँ यहाँ आते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन द 2D प्लेन। अब अभी तक हम लोग क्या समझे, हम लोग समझ गए कि कोऑर्डिनेट्स को कैसे ड्रॉ किया जाता है ना, कि हाँ भाई यहाँ लोकेशन है तो इसका इधर लगा लेंगे, इसका इधर लगा लेंगे, और पहले x का वैल्यू लिख लेंगे फिर y का वैल्यू लिख लेंगे, ये चीज़ हो गया। बट अब अगर हमसे पूछ दिया जाए कि भाई ये है कोऑर्डिनेट और यहाँ है मेरा एक पॉइंट, यहाँ है मेरा दूसरा पॉइंट, अब ये दोनों पॉइंट के बीच का आपको डिस्टेंस बताना है, तो कैसे होगा वो बताइए, वही चीज़ है ये टॉपिक। ठीक है, चलिए इसमें वैसा कुछ है नहीं तो आगे बढ़ते हैं। ऐसे थ्योरी लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर है ना चीज़ लिखा हुआ, यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है। अब हमको इसका एक्चुअल वैल्यू बताना है कि यहाँ से यानी कि ए एम का वैल्यू कितना होगा, है ना, ए एम का वैल्यू कितना होगा, ए डी का वैल्यू कितना होगा, फिर डी एम का वैल्यू कितना होगा, ये सब सारा चीज़ हम लोगों को फाइंड करना है। तो उसके पहले हम लोग को पहले कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। है तो यहाँ पर आसानी से बना हुआ, बट वो फार्मूला तो देखना पड़ेगा ना हम लोग को। चलिए तो पहले फार्मूला समझ लेते हैं। यहाँ पर है फार्मूला हमारा। अब होता क्या है, देखिए कोई भी कोऑर्डिनेट्स है, अगर सपोज कीजिए कि यहाँ पर मेरा एक कोऑर्डिनेट बना हुआ है, ठीक है, ऐसे, हाँ ऐसे कोऑर्डिनेट बना हुआ है, और हमको फाइंड करना है, मान लेते हैं एक चीज़ है जो कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड करना है। सपोज कीजिए ये वाला डिस्टेंस हमको फाइंड करना है, ठीक है, ये डिस्टेंस फाइंड करना है, और इसका कोऑर्डिनेट हम रखे हैं यहाँ पर x1 y1 जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, और यहाँ पर x2 y2। ठीक है, ये चीज़ हो गया, x1 y1 हो गया और x2 y2 हो गया। अब हमको डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डिस्टेंस क्या, देखो इस बॉडी का यानी कि इस पॉइंट का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जाएगा, है ना, इस पॉइंट का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इधर, और फिर इस पॉइंट का इधर, ये चीज़ है, यही तो फाइंड करना पड़ेगा ना हम लोगों को। यही चीज़ तो फाइंड करना है कि अगर x1 y1 है, यहाँ पर x2 y2 है, और यहाँ पर हमारे पास कोई पॉइंट आ रहा है, और इस पॉइंट का अगर डिस्टेंस फाइंड करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, यही तो लगाना पड़ेगा, यही दो कोऑर्डिनेट का यूज़ करना पड़ेगा, और यही वो कोऑर्डिनेट्स है जिसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारा सिंपल सा फॉर्मूला आ जाता है। देखो यहाँ पर मेरा तो पॉइंट है भाई x1 और y2, ये मेरा x2 y2 है और ये x1 y1 है, ये तो x1 y2 बनेगा क्योंकि ये वाला पॉइंट मेरा x1 पर भी है और y1 पर भी है, ये तो चलो ठीक है। तो बना कैसे भाई, यहाँ पर से देखो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना आ गया, x2 माइनस x1। क्यों आया x2 माइनस x1, क्यों आया, अब देखो यहाँ पर x1 है और यहाँ पर मेरा ये वाला जो पॉइंट है इसका डिस्टेंस कितना है, x2 है, तो यहाँ से यहाँ तक को घटाएंगे तो x2 माइनस x1 आएगा, है ना। उसी तरीके से जब इसमें आते हैं, इस पॉइंट में आते हैं, तो मेरा क्या बन जाएगा भाई, तो y2 माइनस y1 बन जाएगा। तो ये वाला डिस्टेंस x2 माइनस x1 हो गया और y2 माइनस y1 हो गया। अब हमको पता करना है क्या, पाइथागोरन थ्योरम से ये वाला लगा सकते हैं हम लोग। जब ये पता है और ये पता हो गया, यहाँ 90 डिग्री है ना, तो हम लोग को तो पता कर सकते हैं ना भाई, ये हाइपोटेनस होता है, ये ये बेस होता है और ये परपेंडिकुलर होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर और बेस को घटा देंगे, हाइपोटेनस निकल जाएगा, जैसा कि हम लोग पाइथागोरस में पढ़े हैं। बस वही चीज़ किया गया है यहाँ पर। तो क्या हो गया, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट इज कैलकुलेटेड एज अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको मार्क कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब एक चीज़ आपको हमको यहाँ समझा देते हैं आपको कि ये अगर हम इंटरचेंज भी कर देते हैं ना, x2 माइनस x1 लिखिए और कहीं लिख देंगे x1 माइनस x2, है ना, जैसे यहाँ पर है तो x2 माइनस x1 लिखा हुआ है, इसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं x1 माइनस x2 भी। क्यों, क्योंकि ये एब्सोल्यूट वैल्यू जाता है और स्क्वायर करेंगे तो चाहे ये स्क्वायर करें और ये स्क्वायर करें, दोनों का एब्सोल्यूट वैल्यू को जब बाहर निकालते तो मेरा पॉजिटिव ही आता है। तो मैटर नहीं करता है कि आप कैसे लिख रहे हो, आपको जल्दी सॉल्व करना है तो आप x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, x1 माइनस x2 भी लगा सकते हो, y1 माइनस y2 भी लगा सकते हो, सबका वैल्यू वही आने वाला है। क्यों, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर, निगेटिव नंबर का भी स्क्वायर करते हैं ना, तो वो क्या आ जाता है, जैसे -4 का हम स्क्वायर करेंगे तो थोड़े आएगा -16, ये तो आ जाएगा 16 ना, तो उसी के बेसिस पर ये चीज़ आपको बताया गया, ठीक है ना। यहाँ पर खत्म हो गया, डज द ऑर्डर ऑफ द कोऑर्डिनेट्स मैटर, वही चीज़ खत्म हो गया, यहाँ पर बता दिया गया आपको, है ना। अब बोल रहा है क्या कि व्हाट इफ x1 x2 y1 y2 टेक्स निगेटिव वैल्यूज, अगर हम निगेटिव वैल्यूज ले लेते हैं तो क्या होगा। तो निगेटिव वैल्यू लेने से क्या फ़ायदा, वो तो हम समझा ही चुके हैं ना, निगेटिव लीजिए चाहे पॉजिटिव लीजिए। अब जैसे 4 माइनस 5 है और 5 माइनस 4 है, चलिए 4 माइनस 5 नहीं लेते हैं, हम लेते हैं 8 और माइनस 3 और 3 माइनस 8। 8 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर दैट इज़ 25, और 3 माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे तो -5 का स्क्वायर दैट इज़ ऑलवेज ऑल्सो
25, तो ये भी 25 और ये भी 25 आ गया। तो मैटर क्या करता है कि हम निगेटिव लिए या पॉजिटिव लिए, क्वेश्चंस में जो है हम उसको उसी के बेसिस पर बना लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, कहानी खत्म हो जाएगा मेरा। ठीक है, चलिए यहाँ पर वही चीज़ समझाया गया है, ये बताने का हमको ज़रूरत नहीं है। उधर एग्जाम्पल्स भी हम लोग देख ही लिए, आपको एग्जाम्पल्स एक दिखा देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, ये चीज़ें है ना। देखो जैसे यहाँ 3 4 है, यहाँ D7 है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को निकाल लिए और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकाल लिए। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया भाई, ये वाला देखो है ना, देखो यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ से गया, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया, ये 3 हो गया, तो ये 3 और ये 4 बन गया। अब उसी के बेसिस पर 3 और 4, तो ये वाला हम निकाल सकते हैं। तो देखो भाई 3 और 4 का आ गया 5 यूनिट, है ना, वही चीज़ है। तो ये चीज़ आपको, और ये किसके थ्रू निकल रहा है भाई, तो बौधायंस पाइथागोरस थ्योरम है ना, उसी के बेसिस पर निकलता है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम जो था ना, जो हम लोग पढ़े हुए हैं ऑलरेडी, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, चलिए बताने का हम तुरंत बता देते हैं भाई, देखो डिस्टेंस फार्मूला ये होता है, कोऑर्डिनेट्स ये होता है, ये वो हो जाता है। तो लेकिन आपको समझाना था मेरे को हर एक चीज़ डिटेल में, इसलिए हम आपको ऐसा समझा रहे हैं। ठीक है, ओके, ये चीज़ तो हो गया। अब आते हैं इसमें, ये चीज़ बस समरी है, थोड़ा सा सम अप कर देते हैं। हम समझ गए कि क्या होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्या होता है कोऑर्डिनेट, क्या होता है क्वाड्रेंट, यहाँ पर हम लोग देख लेंगे, है ना। फिर क्या होता है वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, ये सब कुछ देख लेंगे। कोऑर्डिनेट का सिस्टम क्या है भाई, तो यही है, ये वाला एक सिस्टम है ना। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, जो कि होता है मेरा एक्स एक्सिस। इसको बोलते हैं हम लोग वर्टिकल लाइन, जो कि होता है वाई एक्सिस। आपको पढ़ाएं, ये होता है ऑरिजिन, जिसको हम लोग 0 0, इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है भाई, 0 और 0, ना पॉजिटिव ना निगेटिव, ये हमेशा 0 0 ही होता है। ठीक है, इंटरसेक्ट करेगा वहीं पर। ठीक है, अगर एक्स एक्सिस पर कोई वैल्यू ले रहे हैं तो एक्स का वैल्यू कुछ रहेगा और 0 और वाई का वैल्यू खत्म हो जाएगा, और अगर वाई एक्सिस पर कोई वैल्यू ले रहे हैं तो वाई का कुछ वैल्यू रहेगा और 0 का वैल्यू खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर कोऑर्डिनेट्स किसी पॉइंट पर ले रहे हैं तो हम लोग कैसे लिखते हैं भाई, एक्स और वाई, इस टाइप से कोऑर्डिनेट्स को लिखते हैं। सबसे पहले एक्स लिखा जाता है, उसके बाद वाई लिखा जाता है। ओके, अगर x इज़ नॉट इक्वल टू y है, यानी कि x और y बराबर नहीं है, तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट और वाई एक्स कोऑर्डिनेट कभी भी बराबर नहीं होगा, है ना। जैसे अगर मान लेते हैं 4 और यहाँ 3 है ना, 4 और 3 है, तो 4 और 3 है ना, सॉरी, x इज इक्वल टू 4 लेते हैं और y इज इक्वल टू 3 लेते हैं। तो अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो हम नहीं बोल सकते हैं कि एक्स वाई का कोऑर्डिनेट जो है ना 4 3 भी हो सकता है और 3 4 भी हो सकता है। ये सरासर गलत हो जाएगा, नहीं हो सकता है जब तक एक्स और वाई बराबर ना हो, है ना। जब एक्स और वाई बराबर हो जाएगा तब हम वो चीज़ लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि वो ना प्लेस ही चेंज कर देगा, रिवर्स हो जाएगा, मिरर में चला जाएगा फिर वो। अब आते हैं यहाँ पर कोऑर्डिनेट, ये वाला चीज़ हम बता ही दिए थे आपको ऐसे रफ में। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, लिख देते हैं पूरा। ये हो गया हमारा, साफ से लिख देते हैं मिटा के, और तेरी, हाँ ये वाला हो गया, कहाँ गया, हाँ ये वाला हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया एक्स डैश बोल देते हैं इसको, नया नाम वाई दे देते हैं और इसको वाई डैश दे दिए। ठीक है, ये वाला हो गया मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहीं से स्टार्ट करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। ठीक है, कैसे चलेंगे भाई, तो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, है ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, दोनों पॉजिटिव होगा, क्योंकि देखो इधर भी वैल्यू पॉजिटिव है और इधर भी वैल्यू पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव के अंदर पॉजिटिव रहेगा। इधर क्या है भाई, तो निगेटिव निगेटिव वैल्यू है ना, और इधर भी निगेटिव निगेटिव वैल्यू है। यहाँ पर क्या था, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव चला गया। अब आते हैं इधर सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, एक्स का वैल्यू देखो तो मेरा निगेटिव है और वाई का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, तो एक्स निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है भाई, तो इधर भी निगेटिव आ रहा है, इधर भी निगेटिव आ रहा है, तो निगेटिव निगेटिव के बीच में निगेटिव ही रहेगा, तो निगेटिव निगेटिव हो गया, एक्स और वाई दोनों सेम था। चलिए फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं, यहाँ पर ऐसे घूम रहे हैं हम लोग, है ना, ऐसे घूम रहे हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं तो यहाँ मेरा एक्स का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, और वाई का वैल्यू क्या है, निगेटिव है, तो ये वाला चीज़ हो गया एक्स और वाई पॉजिटिव और निगेटिव। तो ध्यान में रखना होगा, आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि बताओ भाई -4 है -3 किस क्वाड्रेंट में है, 4 है -7 किस क्वाड्रेंट में है, -5 है और 9 किस क्वाड्रेंट में है ना। फिर बोल दिया जाएगा कि -4 -8 किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, 8 और -7 किस क्वाड्रेंट में आएगा। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, MCQ वगैरह में पूछा जा सकता है। ठीक है,
x1y ये नीचे वाला यानी कि जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो होता है उसको हम लोग कैसे मेज़र कर लेते हैं, x2 माइनस x1 का एब्सोल्यूट वैल्यू होता है, और जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है 2 पॉइंट के बीच का वो उसको हम लोग y2 माइनस y1 से डिनोट कर लेते हैं, y2 माइनस y1 लिख लेते हैं। और यही x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 जो है जो मेरा बन जाता है कौन सा फार्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ है, बन गया ये फार्मूला हमारा पूरा का पूरा। बस ख़त्म हो गया हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पूरा थ्योरी। इतना ही थ्योरी है, आपको इससे कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है क्लास 9th में, इससे आपका हर एक क्वेश्चन सॉल्व होगा। हम तो क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, डोंट वरी, है ना। क्लास 9th का पूरा मैथमेटिक्स का बुक सॉल्व करेंगे, एक एक क्वेश्चन को समझाएंगे आपको। ठीक है, आपके दिमाग में एक क्वेश्चंस बैठ जाएगा, आपके दिमाग में सारा का सारा क्वेश्चंस बैठ जाएगा। ठीक है ना। अब आपसे कोई भी पूछेगा ना कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहाँ से आया, तो आप उसको बता सकते हो कि कैसे कैसे आया भाई, यहाँ से स्टार्ट हुआ था, पहले 10 सेंटीमीटर का ग्रेडिंग चला, फिर वहाँ से चला, फिर लोगों को लगा नहीं थोड़ा और प्रिसाइज होना चाहिए, फिर प्रॉब्लम आया कि नहीं भाई ऑरिजिन देना चाहिए, निगेटिव वैल्यू का क्या करेंगे, तो वो भी आया ऐसे करके, फिर बौधायन पाइथागोरस थ्योरम आया, फिर लास्ट में आर्यभट्ट आए, ब्रह्मगुप्त बताएं, तो ऐसा करके आप बोलोगे ना तो अगला समझेगा हाँ भाई इसके पास नॉलेज है, यही चीज़ है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है आपको, नॉलेज एक्वायर करना है, यूज़ नहीं हो डजेंट मैटर, बट आपके पास नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आप कहीं भी फंस सकते, कोई भी आपको फंसा सकता है, कोई भी आपको अटकाने का कोशिश करता है, और ऐसे लोग होते हैं। आप थोड़ा ज़्यादा पढ़ने लग जाओगे तो आपसे ज़्यादा सवाल करने लग जाएगा, क्योंकि आपको वो ना नीचा दिखाने की कोशिश करेगा कि तुम इतना पढ़ता है फिर भी नहीं पता है, उसको खुद नहीं पता, वो जस्ट अ डिस्ट्रैक्शन है और नथिंग एल्स है। बट उसको जवाब देने के लिए आपके पास होना भी तो चाहिए ना कुछ, तो वो चीज़ आप उसको देख पाओ। ठीक है, और एक चीज़ है कि अगर आप लोग स्कूल्स वगैरह जा रहे हो, स्कूल्स वगैरह में पढ़ रहे हो, ऑब्वियस है पढ़ ही रहे होगे, तो ना आपको ना स्टडी के लिए यानी कि क्लास में ना आपको थोड़ा सा बेशरम बनना पड़ेगा, बेशरम बन जाओ, है ना। क्लास में ना क्वेश्चंस पूछने में कभी हिचक मत रखो, कोई भी हेजिटेशंस मत रखो, पूछो। आप फ्री में नहीं पढ़ रहे हो स्कूल में, ठीक है ना, आपके मम्मी पापा का बहुत ही हार्ड अर्न मनी लग रहा है वहाँ पर, तो और आप अगर डाउट छोड़ देते हो वहाँ पर स्कूल में, ठीक है ना, तो वही आपको प्रॉब्लम होगा। फिर आपको ना मतलब क्या होता है ना, बहुत ही अंडररेटेड कर देता है लोग, अरे पूछता ही नहीं, छोड़ो हटाओ, और टीचर कुछ भी पढ़ा के निकल जाएगा, कुछ भी बता के निकल जाएगा, टाइम पास करेगा, कुछ नहीं करेगा, सिर्फ टाइम पास, है ना। आएगा 2 क्वेश्चन लिख देगा, भाई ये 2 बनाओ, और उसके बाद खत्म, 40 मिनट निकल गया, चल गया घर। वो उसको कोई मतलब नहीं है आपको क्या करना है, वो सिर्फ 2 बच्चा को देख रहा है कि 2 बच्चा कौन तेज है, उसका मार्क्स कम नहीं आना चाहिए, है ना। तो आपको थोड़ा सा उभर कर बाहर आना पड़ेगा। आप आओ, बाहर आओ, और आपको डाउट है पूछो, एक नहीं, 10 बार पूछो, 100 बार पूछो, लेकिन पूछो, ठीक है ना। उसका हक है, उसको बताना ही होगा हर हाल में। आप फ्री में नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है, आप फ्री में नहीं पढ़ रहे हो। अब आप कोई फ्री में पढ़ रहा है उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, एक्सेप्शंस होते हैं भाई, है ना, बहुत सारे लोग होते हैं, बट ये आप सोच के चलो, आपका डाउट क्लियर होना चाहिए उसी दिन उस टॉपिक से रिलेटेड। ऐसा नहीं कि अरे ठीक है, अच्छा ठीक है, नहीं समझ में आया, हम अभी पूछेंगे। बाकी का 50 बच्चा 40 बच्चा क्या सोच रहा है आपके बारे में, आपको वो सोचना नहीं है ना। वो उसके बारे में भी वो क्या सोचेगा वो भी आप सोच रहे हो, तो फिर मतलब वो लोग क्या सोचेगा, वो लोग मूर्ख थोड़ी है, वो लोग को सोचने दो। आप क्वेश्चंस पूछो, आपका डाउट क्लियर हो, चुपचाप से बैठो, क्वेश्चन सॉल्व करो, सेंट रिलैक्स, ठीक है ना, एकदम मस्त रहो, और थोड़ा सा बेशरम बन जाओ। नहीं पूछोगे प्रॉब्लम्स होगा, है ना। बहुत सारे ऑफलाइन में बहुत सारा बच्चा लोग आता है ना, स्कूल में कुछ पूछा नहीं, मेरे से जितना पूछता है ना डाउट्स, उतना स्कूल में अगर पूछ लेना, सच बताते हैं, मेरे पास क्लासेस करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, मेरे को फीस देने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, है ना। वो चीज़ वो स्कूल में नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, बस वही 50 लड़का क्या देखेगा, 10 लड़की क्या देखेगी, क्या बोलेगी, इसी को नहीं समझ में आया, यही बैल है, यही मूर्ख है, ये चीज़ है। हाँ भाई, हम हैं बैल, बस सीधी सी बात है। मेरा डाउट है तो हम बैल हैं, मेरा डाउट है तो हम पूछेंगे ही ना, तुम मेरा फीस थोड़े दे रहे हो, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। इसलिए हम लास्ट में ये चीज़ आपको समझाएं, आप ना फुल फ्लोज में आप फ़ायदा उठाओ। आप स्कूल में 7 घंटा 8 घंटा रह रहे हो, 6 घंटा रह रहे हो, तो उसका क्या बेनिफिट मिल रहा है ना। वो चीज़ सोच के देखो, आप 6 घंटा वहाँ पढ़ रहे हो, इतना अच्छे से मन से पढ़ोगे, डाउट क्लियर करोगे, फिर ऑनलाइन क्लासेस कुछ देख रहे हो, मेरा देख रहे हो, किसी और का भी देख रहे हो, अलग अलग कोर्सेज लिए हुए होगे, वो चीज़ देख रहे हो, सोचो आपका थिंकिंग लेवल, आपका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग लेवल कितना स्ट्रांग हो जाएगा। बट आप जो 6 घंटा में सिर्फ और सिर्फ देख रहे हो, हाँ मेरे को ट्यूशन जाना है, ट्यूशन में पढ़ना है, हाँ ट्यूशन में टीचर्स अगर कुछ बोल दिए ये वो, तो बस हो गया, अरे ट्यूशन ख़राब है, ये टीचर ख़राब है, वो टीचर ख़राब है। स्कूल में नहीं बोलोगे, स्कूल में पेरेंट्स पता नहीं क्या हो जाता है, इसलिए आप लोग को स्टैंड लेना पड़ेगा, आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा।
ओके, खैर वो तो थी बात की बात, वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, हम आपको बीच बीच में आपको ऐसे मोटिवेट करते रहेंगे, डोंट वरी, है ना। तो ये हो गया कोऑर्डिनेट का थ्योरी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इससे रिलेटेड सारा का सारा क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेंगे, है ना। ये नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा, कल तक या आज कल तक में आपको वो वीडियो भी मिल जाएगा, उसका भी हम लोग PDF क्या बोलते हैं, स्लाइड्स तैयार कर ही रहे हैं, वो भी आ जाएगा। तो आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा, समझ में आया नहीं आया, मेरे बातों को समझ में आया, मेरे बात को आप समझें या नहीं समझें, ज़रूर बताइएगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आपको सुझाव देना तो आप दीजिए ना कि सर आप ऐसे पढ़ाइए, ऐसे कीजिए, ये थोड़ा सा गलत लगा, ये अच्छा नहीं लगा, ये आप ऐसे बोल दिए, ऐसे बोल दिए, आप दीजिए, कमेंट सेक्शन आप ही के लिए, है ना। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में मैथमेटिक्स सॉल्यूशंस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।